वेलकम फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल सक्सेस डिकोडर में। तो आज फिर से एक बार हम एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके पहले मैंने आपको 3 चैप्टर पढ़ा दिया है, यूनिट एंड मेजरमेंट, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और फ्लो ऑफ लिक्विड्स। अब उसके बाद हम शुरू कर रहे हैं वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो देखिए दोस्तों, जो मैं आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ाया था, बस उससे रिलेटेड ये चैप्टर है। तो हो सकता है कि मैं कुछ ओल्ड फार्मूलेज, प्रीवियस फार्मूलेज इस्तेमाल करूं इसमें, तो आप इसमें ध्यान दीजिएगा। और ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, हम इसको बहुत ही अच्छे से और बहुत जल्दी इसको ख़त्म करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वर्क, कार्य की। देखिए कार्य क्या होता है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, कार्य क्या है। ये आपकी अदिश राशि होती है, अदिश राशि, जिसको आप कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। अब देखिए जो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो होता है, इसको हम W से डिनोट करते हैं, W इक्वल टू F डॉट डी। और जब इसको हम थोड़ा सा और ओपन करने की कोशिश करेंगे या जनरलाइज करेंगे तो ये हो जाता है दोस्तों एफ डी कॉस थीटा। अब देखिए जो इसमें F होता है वो होता है बल, मतलब फोर्स, और जो हमारा D होता है ये होता है विस्थापन, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो देखिए जो इसकी डेफिनेशन होती है वो होती है कि अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो बल की दिशा में विस्थापन होना चाहिए। तो इसकी जो डेफिनेशन बनती है, किसी वस्तु पर बल लगाने पर, किसी वस्तु पर बल लगाने पर बल की दिशा में, बल की दिशा में विस्थापन होने की घटना को, बल की दिशा में विस्थापन होने की घटना को कार्य कहते हैं। कार्य कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये इसकी डेफिनेशन बन जाती है। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान देनी है, जो मेजर पॉइंट आता है वो आता है दोस्तों ये जो थीटा एंगल होता है, कॉस थीटा। और देखिए हमारा कार्य कब होगा, जब बल की दिशा में विस्थापन होगा। अब देखिए मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक ये टुकड़ा है, कोई एक ये ब्लॉक है या टुकड़ा है जिसका द्रव्यमान m है। अब आप इस पर क्या करते हैं कि आप इस पर एक फोर्स लगाते हैं, एक फोर्स F लगाते हैं जिसकी वैल्यू है 10 न्यूटन। फोर्स लगने के बाद क्या होता है दोस्तों कि ये टुकड़ा डिस्प्लेस हो जाता है फोर्स की डायरेक्शन में। मान लीजिए यहाँ पर आ गया और ये जो डिस्टेंस है ये 2 मीटर है। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि हमने काम किया है। हमने M ब्लॉक का जो टुकड़ा था या जो M द्रव्यमान का एक हमारे पास टुकड़ा था, उस पर हमने 10 न्यूटन का बल लगाया। तो फाइनली क्या होता है कि उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है। अब जैसे कि आप एग्जांपल लीजिए, अगर आप अपने कमरे में किसी एक दीवार को ढकेलने लगते हैं, बल तो आप लगा रहे हैं, आपकी ऊर्जा तो खर्च हो रही है, लेकिन क्या कार्य हुआ? नहीं हुआ। कारण क्या है दोस्तों? कार्य इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पर विस्थापन नहीं हो रहा है। तो कार्य होने के लिए विस्थापन का होना अति आवश्यक है।
अब देखिए दोस्तों कि टाइप्स ऑफ वर्क मतलब कार्य कितने प्रकार के होते हैं। धनात्मक होते हैं मतलब पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क। तो क्या क्या कंडीशन है, देखिए दोस्तों सबसे पहले एक चीज़ देख लीजिए, जो कार्य का जो मात्रक होता है या जो यूनिट होती है वो होती है जूल, ये होती है एसआई यूनिट। और अगर इसके हम सीजीएस यूनिट की बात करें, सीजीएस, तो वो होती है दोस्तों अर्ग। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा कार्य है किस तरीके से धनात्मक हो सकता है या कब ऋणात्मक होता है। तो चलिए हम पहला केस लेते हैं। हमने आपको फॉर्मूला बताया था W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। तो दोस्तों हम इसमें लेते हैं पहला केस, व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अब जब थीटा हमारा 0 डिग्री है तो आपको पता है कि जो हमारी कास 0 की वैल्यू होती है वो होती है 1। तो इस केस में जो हमारा वर्क आएगा W इज इक्वल टू जाएगा एफ इंटू डी इंटू कास 0। तो आपका ये आ जाएगा एफ इंटू डी इंटू 1। तो इस केस में आपका W मैक्सिमम हो जाएगा एफ इंटू डी। और ये जो केस है अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया कि अगर हमारे पास एक m द्रव्यमान का कोई टुकड़ा है और उस पर अब हम कोई फोर्स लगाते हैं और इस तरीके से उसमें डिस्प्लेसमेंट होती है, मान लीजिए कि ये डिस्टेंस d है, तो दोस्तों देखिए क्या हो रहा है कि फोर्स भी इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में हो रही है। तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, ये फोर्स हो गया और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, इनके बीच में क्या एंगल बन रहा है, वो बन रहा है 0 डिग्री। तो इस केस में क्या होगा दोस्तों, हमारा जो W होगा वो मैक्सिमम होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे केस की। अब हम ले रहे हैं दोस्तों दूसरा केस। देखिए वो क्या होता है, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। अब जब आप थीटा 180 डिग्री ले लोगे तो अब आपकी W की वैल्यू आ जाएगी W इज इक्वल टू एफ इंटू डी इंटू कॉस 180 डिग्री। और आपको पता होता है कि कॉस 180 डिग्री दोस्तों -1 होता है, मतलब जो हमारा वर्क आएगा माइनस ऑफ एफ इंटू डी आएगा। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, कंफ्यूज ये हो रहे होंगे कि भाई जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में कैसे हो रहा है। तो देखिए उसका सबसे अच्छा उदाहरण है दोस्तों कि अगर ये हमारी सरफेस है, ये हमारी खुरदुरी सरफेस है, और इस पर अगर हम एक ब्लॉक M रख देते हैं, M द्रव्यमान का एक टुकड़ा रख देते हैं, और जब इस पर हम फोर्स लगाते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों कि एक फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, घर्षण बल। घर्षण बल, और घर्षण बल के केस में क्या होता है दोस्तों, कार्य ऋणात्मक होता है। तो जब भी आपसे 180 डिग्री का केस पूछा जाएगा तो आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि अब आपसे घर्षण बल की बात हो रही है। चलिए अब हम तीसरा केस देखते हैं। अब लेते हैं दोस्तों हम तीसरा केस, और वो होता है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब इस केस में क्या होगा दोस्तों, जो हमारा cos 90 होता है, cos 90 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो जो हमारा वर्क आएगा वो 0 आ जाएगा। अब ये केस कब होता है, जैसे हम बात करते हैं कि कोई कुली है, ठीक है, कोई कुली है, वो अपने सर पर बोझा ढोता है, अपने सर पर बोझा ढोता है, ठीक है। तो इस केस में होता क्या है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों इस केस में होता क्या है कि मतलब जब हम कुली का उदाहरण देते हैं तो अगर आप सामान्यतः समझिए तो जो कुली होता है वो कार्य नहीं करता है, ऐसा लगता है। लेकिन इसमें रेलवे अगर चाहे थोड़ा अगर डीप में पूछना चाहे
तो अगर वो पूछ ले कि किस प्रकार का बल शून्य हो जाता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए इस केस में कि गुरुत्वीय बल के द्वारा किया गया कार्य शून्य हो जाता है। किया गया कार्य ये क्या होता है जी दोस्तों, शून्य हो जाता है। होता क्या है, तो देखिए दोस्तों, इसमें जो हमारा कुली है उस पर लगने वाला गुरुत्वीय बल ये mg नीचे की तरफ लगता है और वो कुली क्या है, आगे की तरफ बढ़ते जाता है। तो गुरुत्वीय बल और विस्थापन के बीच में आपका 90 डिग्री का एंगल हो जाता है। तो अगर थोड़ा आप अंदर जाएंगे या रेलवे अगर थोड़ा स्पेसिफाइड मैनर में पूछेगा तो वो ये पूछ सकता है कि कौन सा बल के कारण कार्य शून्य होता है, तो गुरुत्वीय बल के कारण कार्य शून्य होता है। अब एक हमारा नेक्स्ट केस है कि अगर हमारी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाए तो क्या हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, कार्य में एक चौथा केस ये है कि इफ थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो देखिए थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आप समझ लीजिए, और अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये जो हमारा कॉस थीटा होता है, इसकी जो वैल्यू होती है ग्रेटर देन, जैसे जैसे मतलब 90 से आप आगे बढ़ते जाते हैं, मतलब जैसे ग्रेटर देन 90 होगी इसकी जो वैल्यू है वो कम होने लगती है। ठीक है, वैल्यू कम होने लगती है। तो अब कहने का मतलब यह है कि देखिए 0 से 90 तक कॉस थीटा 0 पर मैक्सिमम होता है, फिर धीरे धीरे 90 तक घटता है, और जब 90 से ग्रेटर आप वैल्यू करेंगे तो वो माइनस में जाने लगती है। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू कम होने लगती है। तो फिर होगा क्या दोस्तों, इस फार्मूले से जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, वो निगेटिव आने लगेगी, और जब निगेटिव आने लगेगी तो जो हमारा कार्य होगा वो धीरे धीरे हमारा मिनिमम होने लगेगा। तो दोस्तों ये था हमारा चौथा केस। तो कार्य से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा बताने लायक नहीं है कि जिसकी वजह से मैं आपको बहुत ज़्यादा समझाऊं। अब हम पढ़ते हैं पावर यानी कि शक्ति के बारे में। तो देखिए दोस्तों, शक्ति को अगर आपको डिफाइन करना है तो ये होता है कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। देखिए, जो सबसे पहली बात कि ये भी स्केलर क्वांटिटी है, मतलब अदिश राशि है। अदिश राशि है मतलब स्केलर क्वांटिटी। इसका जो मात्रक होता है या जो इसकी यूनिट होती है वो होती है वॉट। ये कहाँ से आई? तो देखिए, जो फार्मूला होता है मैंने आपको बताया, कार्य करने की दर मतलब वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और आपको पता है कि हमारा जो कार्य होता है उसकी मात्रक जूल होता है और जो समय होता है उसका सेकंड होता है। और ये जो जूल पर सेकंड है इसी को दोस्तों हम कहते हैं वाट। वाट इसकी एसआई यूनिट है। तो ये था दोस्तों हमारा पावर, शक्ति। अब इसमें कुछ यूनिट्स पूछी जाती हैं, उनके बारे में भी हम बताएंगे, लेकिन पहले आप एक बार समझ लीजिए कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, इसका मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके घर में कोई मोटर लगा है और आपके घर में एक टंकी होती है, जनरली सबके घर में एक टंकी होती है। तो अगर हम मान लीजिए कि वहाँ पर एक मोटर लगाते हैं और ये देखते हैं कि वो मोटर अगर 2 घंटे में हमारी 1000 लीटर की टंकी को भर देता है तो उसकी पावर कैसे निकलेगी। तो दोस्तों वही चीज़ होती है कि जैसे हमने कहा कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, तो 1 घंटे के अंदर वो मोटर पानी को टंकी के अंदर भर दे रहा है। तो ये जो कार्य हो रहा है, ज़मीन से पानी को खींचना और फिर उसको टंकी तक पहुंचाना,
ये हो गया हमारा कार्य। और इसको कितने समय में कर रहे हैं, जब इसको डिवाइड करते हैं दोस्तों तो ये निकलता है शक्ति। मतलब मोटर जितनी पावरफुल होगी, जैसे मोटर की पावर की, जैसे आप कहते हैं भाई हमारा जो मोटर है वो 2 किलोवाट का है, हमारा जो मोटर है 3 किलोवाट का है, तो इसका मतलब यही होता है कि जितनी आप पावर बढ़ाएंगे वो उतनी जल्दी ही पानी भरेगा, उतना जल्दी हमारा टंकी भर जाएगा। या हम जहाँ भी मशीनरी में इस्तेमाल करते हैं, जहाँ भी हमारे मोटर वगैरह आते हैं, तो जितनी ज़्यादा उसकी पावर रहेगी, उसकी जो है कार्य करने की एफिशिएंसी भी तेज़ रहेगी और हमारा काम जल्दी हो जाएगा। तो ये चीज़ होती है हमारी शक्ति। अब देखिए इसमें कुछ मात्रक पूछता है, जैसे इसमें पूछता है अश्वशक्ति। तो एक अश्वशक्ति बराबर होता है अश्वशक्ति, जिसको हम कहते हैं हॉर्स पावर, HP। एक अश्वशक्ति में होता है दोस्तों 746 वाट। देखिए इसमें एक चीज़ और पूछी जाती है कि जो हमारी एक यूनिट होती है वो कितने जूल के बराबर होती है। तो देखिए जो हमारी एक यूनिट होती है दोस्तों, एक यूनिट को हम कहते हैं किलो वाट घंटा, kWh। मतलब K का मतलब होता है किलो, W का मतलब होता है वाट, और H का मतलब होता है दोस्तों आवर, किलोवाट घंटा। तो हमारे घरों में जो बिजली हम इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पर मीटर लगा होता है और जितनी हमारी यूनिट्स आती हैं पूरे महीने की, उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके हमारा बिल जनरेट होता है। तो पूछा जाता है कि जो हमारा एक यूनिट होता है उसमें अगर हमको जूल में कन्वर्ट करना है तो एक यूनिट कितने जूल के बराबर होती है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है। किलो का मतलब आपका हो गया 1000, वाट का मतलब हो गया आपका 1, और जो आवर है उसको आप सेकंड में जब कन्वर्ट करेंगे तो आपका 3600 सेकंड आता है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल आ जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये पूछा जाता है कि मतलब एक यूनिट में आपका कितना जूल होता है। तो आपका एक यूनिट में 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ पे जनरेट होता है। बाकी जो न्यूमेरिकल पोर्शन करने की बात हो रही है तो इसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा नहीं है। देखिए मैं फार्मूले आपको बताता जा रहा हूँ, और जब हमारा थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम एक साथ न्यूमेरिकल कर लेंगे और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए मैं बहुत ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूँ जो रेलवेज़ में या SSC वगैरह में पूछा जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट पूछी जाती है, इसके फार्मूले के बारे में बात होती है, या तो न्यूमेरिकल आते हैं। तो अभी थ्योरेटिकल पोर्शन में कंप्लीट कर रहा हूँ, देन मैं न्यूमेरिकल करवाऊँगा। तो चलिए अब हम ऊर्जा की बात करते हैं। तो देखिए ऊर्जा होती है जो, वो होती है कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? देखिए यहां पर बात की जा रही है कैपेसिटी की। ठीक है, मतलब अगर आपको कोई काम करना है और अगर आप थके हुए हैं तो आप काम नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अगर आपसे कहा जाए कि आपको 100 मीटर की रेस लगानी है और ऑलरेडी आप थके हुए हैं तो आप उस रेस को नहीं लगा पाएंगे। मतलब आपके अंदर कैपेसिटी नहीं है, मतलब एनर्जी की कमी है। तो जब आपके अंदर एनर्जी रहेगी तभी आप कार्य को कर सकते हैं। तो जो कार्य करने की क्षमता होती है उसी को हम ऊर्जा कहते हैं। ये हमारी डेफिनेशन है। और जो हमारी एनर्जी होती है वो कई टाइप की होती है। और जब आप लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे या पढ़ाया जाएगा तो उसमें ये बताया जाता है कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत होता है कि ऊर्जा को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम केवल इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत होता है। जैसे अगर हम बात कर लें दोस्तों कि अगर हमारे पास सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी है तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं लाइट एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों अगर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी को हम
पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, कन्वर्ट हो सकती है। दूसरी चीज दोस्तों क्या है, वाइसी वर्सा, पोटेंशियल को हम काइनेटिक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हम मैकेनिकल एनर्जी को, यांत्रिक ऊर्जा को, मैकेनिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कन्वर्जन हो जाता है दोस्तों, ये कन्वर्जन हो जाता है। और कैसे होता है, तो इसके लिए हमारे पास उपकरण होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो विथ द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बड़े ही आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि सोलर एनर्जी की अगर हम बात करें तो हमारे पास सोलर पैनल आते हैं, सोलर सेल आते हैं। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें तो जैसे कि बांध का पानी है, अब बांध का पानी है तो उसकी हाइट के कारण उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, अगर वो बांध टूट जाता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। अगर हम मैकेनिकल एनर्जी की बात करें कि मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास जनरेटर होता है। इसी तरीके से हमारे पास मोटर होता है जो इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो चलिए अब हम पहले टाइप्स ऑफ एनर्जी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हमारी एनर्जी कैसे होती है, और उसके बाद मैं आपको कुछ रिलेशन बता देता हूं, क्योंकि उनका इस्तेमाल हम न्यूमेरिकल्स में करेंगे। तो चलिए हम आगे शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसकी जो यूनिट होती है एनर्जी की वो जूल होती है, और जूल इसकी एसआई यूनिट होती है, ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी सीजीएस यूनिट की, सीजीएस यूनिट तो वो होती है कैलोरी। देखिए, एक जूल जो होता है दोस्तों 0.24 कैलोरी के बराबर होता है, और जो हमारी एक कैलोरी होती है लगभग 4.18 जूल के बराबर होती है। तो इससे के यूनिट से रिलेटेड जो भी कन्वर्जन है या जो वैल्यू पूछी जाती है वो मैंने आपको बता दी। हालांकि आप लोगों में से बहुत लोगों को ये बातें पता होंगी, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पहली बार हो सकता है पढ़ रहे हों, तो उनके लिए ये हेल्पफुल होगा। चलिए अब हम टाइप्स ऑफ एनर्जी के बारे में बातें कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे स्थितिज ऊर्जा के बारे में। स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात करेंगे जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। फिर हम बात करेंगे गतिज ऊर्जा के बारे में, जिसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। फिर हम बात करेंगे यांत्रिक ऊर्जा के बारे में, जिसको हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। फिर हम बात करेंगे नाभिकीय ऊर्जा के बारे में, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ऊर्जाएं हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जनरली इनसे ही रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो थोड़ी बहुत इनकी डेफिनेशन देखेंगे, बाकी आपको पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में मैं अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि इनसे अच्छे और ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए वन बाय वन हम शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। देखिए, किसी वस्तु में
उसकी स्थिति के कारण, उसकी स्थिति के कारण, मतलब पोजीशन, पोजीशन के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जो ऊर्जा होती है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। देखिए, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों U से। U इज इक्वल टू होता है M इंटू जी इंटू एच। ये होता है स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला, जिस पे हमारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं रेलवेज वगैरह में। देखिए यहाँ पर जो हमारा M है, M हमारा होता है द्रव्यमान, G होता है गुरुत्वीय त्वरण, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और जो हमारा H होता है दोस्तों, वो होता है ऊंचाई। अब मैं इसका उदाहरण दे देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब स्थितिज ऊर्जा किस रूप में, या जो सब्जेक्ट हम देखते हैं या जो भी हम मैटर देखते हैं उसमें कैसे पाई जाती है। और इसकी जो यूनिट होती है, जो एनर्जी की यूनिट होती है, क्योंकि ये भी एनर्जी है, तो जूल और कैलोरी होती है। चलिए उस पर बात कर लेते हैं। देखिए इसकी जो यूनिट होती है, एक होती है जूल, जिसको हम कहते हैं एसआई यूनिट, और दूसरी होती है कैलोरी। जिसको हम कहते हैं सीजीएस यूनिट। तो ये तो हो गई इसके यूनिट की बात। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके जो एग्जांपल्स होते हैं, पहला आ जाता है कि धनुष से बाण खींचने में स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसका मतलब यह है कि ये जो हमारी स्थितिज ऊर्जा की हम बात कर रहे हैं, धनुष से बाण खींचने की जो बात हो रही है, तो बाण को सिर्फ खींचे रहना है, आपको बाण को छोड़ना नहीं है। तो जब आप बाण को खींचेंगे तो आपको एक तनाव बल, ऐसा लगेगा कि तनाव बल कार्य कर रहा है। तो जो तनाव बल होता है, या जो आपको पकड़ने में बल लगाना पड़ता है, स्थितिज ऊर्जा के कारण ही लगाना पड़ता है। दूसरा इसका उदाहरण जो आता है दोस्तों, स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा। ठीक है, स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा, इसका आपको फॉर्मूला भी पता है, F इज इक्वल टू होता है हाफ नहीं होता है, F इज इक्वल टू होता है kx स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो F होता है, F इज इक्वल टू kx स्क्वायर, यही इसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। फिर एक इसमें उदाहरण पूछा जाता है, देखिए बांध, जो नदियों पे बांध बनाया जाता है, तो बांध में भी स्थितिज ऊर्जा होती है। बांध में भी स्थितिज ऊर्जा होती है। देखिए होता क्या है कि अगर हम बात करें कि अगर हमारी ये नदी है और इसको हम बांध बना के इसको रोकते हैं इस तरीके से, और ये हमारा जो डैम है, इस तरीके से हमारा एक डैम है जिसमें हम दरवाजे लगा दिए हैं 1 2 3। तो इस पानी में क्या होता है दोस्तों, जब ये पानी मूव करता है तो इसमें गतिज ऊर्जा होती है, और जब इसको हम रोक देते हैं तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। और जो बांध होता है वो h हाइट पे बनाया जाता है पानी को रोकने के लिए। तो
बांध में अगर पूछा जाए कि जब बांध बना हुआ है, बांध टूटा नहीं है, तो किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं गतिज ऊर्जा। देखिए दोस्तों, जो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा होती है, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और वो इस तरीके से पूछे जाते हैं कि आपको थोड़ा सा कन्वर्जन समझना पड़ेगा। जैसे कई बार होता है कि आपसे पूछेगा कि किया गया कार्य निकालिए, यदि कोई m द्रव्यमान की वस्तु है और उसको h हाइट तक रखते हैं, ठीक है, और उसमें अगर स्थितिज ऊर्जा के बारे में पूछता है, तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न है मैं उसको अभी कराऊंगा, तो आपका धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा। पहले हम एनर्जी के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर वन बाय वन हम सबके न्यूमेरिकल्स के बारे में आपको बता देंगे, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जो गतिज ऊर्जा होती है दोस्तों, वो किसी वस्तु में उसके गति के कारण जो ऊर्जा होती है, उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब जिसको अगर हम मैथमेटिकली लिखते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ mv²। जहाँ हमारा m होता है द्रव्यमान हो जाता है और जो हमारी v होती है वो वेलोसिटी मतलब वेग हो जाता है। तो अगर मैथमेटिकली लिखेंगे तो द्रव्यमान और गति का गुणनफल होता है, लेकिन थ्योरेटिकली सबसे अच्छी परिभाषा यही है कि उसकी गति के कारण जो इसमें ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा होती है। इसके भी कुछ एग्जांपल्स हैं, वो आपको पता है। जहाँ भी गति होगी, जैसे चलती हुई कार हो गई, चलता हुआ बस हो गया, या कोई व्यक्ति है जो दौड़ रहा है, मतलब गतिमान है, उसके अंदर वेलोसिटी है, तो हर वो चीज़ गतिज ऊर्जा से कनेक्टेड होगी। अब इसमें कुछ रिलेशन पूछता है, गतिज ऊर्जा में और संवेग में क्या रिलेशन होता है, या अगर हम वेग बढ़ा दें तो हमारा गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा। तो कुछ छोटे छोटे से रिलेशन हैं जिनको मैं बता देता हूं, उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, अब हम निकालते हैं रिलेशन संवेग और गतिज ऊर्जा, मतलब मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में। तो आपको काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पता है दोस्तों। काइनेटिक एनर्जी हमारा होता है हाफ mv² और मोमेंटम को आपको पता होता है P = m/v होता है। ठीक है। अब हमको काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन निकालना है। तो देखिए, बहुत सिंपल सा इसमें प्रूफ होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे mv² है, ऊपर नीचे आप m से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आपका जो इक्वेशन ये बनेगा काइनेटिक एनर्जी का, वो हो जाएगा mv² v²/m, और ये हमारा आ जाएगा हाफ और mv का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई m। ठीक है। तो अब देखिए, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में इक्वेशन बताया है, जो हमारा m/v होता है, इसकी वैल्यू होती है p। अब ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो देखिए हमारा आ जाएगा हाफ p²/m। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। सीधे सीधे आपको काइनेटिक एनर्जी दे देता है और मोमेंटम पूछ लेता है, या मोमेंटम दे देता है तो काइनेटिक एनर्जी पूछ लेता है। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण इक्वेशन हो जाता है। आप इसको कंठस्थ कर लें, याद कर लें। इससे रेलवे कई बार इसमें प्रश्न पूछ चुका है। एक प्रश्न तो पूछता है कि काइनेटिक एनर्जी में और मोमेंटम में क्या संबंध है, मतलब अनुक्रमानुपाती होते हैं या व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। और दूसरा, या तो मोमेंटम दे देगा या तो काइनेटिक एनर्जी दे देगा और दूसरी चीज़ पूछ लेगा। अब एक और ही महत्वपूर्ण रिलेशन है, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कार्य और गतिज ऊर्जा के बीच में क्या संबंध होता है। तो देखिए, आपको पता है जो हमारा कार्य होता है वो होता है F =
W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, मतलब बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आपको पता था कि F इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है, तो वही चीज़ यहाँ पे आप पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा m इंटू ए इंटू एस। अगर मैं आपसे कहूँ कि जो गतिज ऊर्जा होती है वो किए गए कार्य के बराबर होती है, तो थ्योरेटिकली ये सही भी है, और जब क्वेश्चन आएगा तो आप इसी पे बनाइएगा। मतलब आप सीधे W इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर लिख सकते हैं। ये आता कैसे है वो मैं भी प्रूफ करके दिखा देता हूँ। तो देखिए, जब मैं आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको गति का एक समीकरण पढ़ाया था, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पे जो हमारा s है उसकी जब आप वैल्यू निकालेंगे तो s इज इक्वल टू आ जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ये मान लीजिए हमारी इक्वेशन 1 है, ये मान लीजिए हमारी इक्वेशन 2 है, और ये जो है इक्वेशन 3 है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो s की हमारी वैल्यू आई है वो हम कार्य वाले इक्वेशन में रखेंगे। मतलब W इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों m इंटू ए, और s की जगह हम क्या रखेंगे, देखिए ये जो हमारा s है इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन कट जाएगा, और इनिशियल वेलोसिटी आपकी ज़ीरो होती है, ठीक है। जब कहीं आप गति प्रारंभ करते हैं तो आपका जो प्रारंभिक वेग होता है दोस्तों, मान के चलिए 0 है, 0 से आप शुरू करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारी u की वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। तो अब आप इसको निकालिए, तो देखिए ये हमारा यहाँ से आ जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ आगे, W इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि यहाँ पर u की वैल्यू हमने 0 रख दी। तो देखिए W बराबर क्या आ गया, हाफ m वी स्क्वायर। तो देखिए ये होता है गतिज ऊर्जा और कार्य के बीच में संबंध। तो दोस्तों ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया है। ऐसे ही स्थितिज ऊर्जा और कार्य के बीच में भी सेम रिलेशन होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ W इज इक्वल टू एम जी एच। जैसे कई बार आपको क्वेश्चन दे देगा, उसमें आपको मास दे देगा, हाइट दे देगा, गुरुत्व बल का मान दे देगा, और आपसे पूछ लेगा कि किया गया कार्य बताइए, तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना है। अब आपने पढ़ा है कि जो हमारा कार्य होता है वो होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा h होता है ये होता है विस्थापन, ठीक है, और जो हमारा ये mg होता है दोस्तों, mg ये हमारा होता है गुरुत्वीय बल। इसको हम कहते हैं गुरुत्वीय बल। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो आपको बिल्कुल भी मतलब सोचने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो गतिज ऊर्जा दिया हो चाहे स्थितिज ऊर्जा दिया हो। अगर आपसे न्यूमेरिकल पूछेगा तो सीधे W इज इक्वल टू एम जी एच या W इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर से आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे फोर्स और संवेग के बीच में क्या संबंध होता है। मैं आपको सारे रिलेशन इसलिए बता दे रहा हूँ कि रेलवे इनसे संबंधित क्वेश्चंस पूछता रहता है, और वो आपसे सीधा साधा प्रश्न पूछेगा, लेकिन जब आपको फॉर्मूले याद नहीं होते हैं या कंसेप्ट ठीक से क्लियर नहीं होता है तो आपको वो सवाल कठिन लगने लगते हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है। तो एक बार मैं आपको संबंध बता देता हूं और फिर सारे फॉर्मूले को रिवाइज करवा देता हूं, ताकि इससे आने वाला कोई भी न्यूमेरिकल आपसे बचेगा नहीं। आप परफेक्टली 10 से 12 सेकंड में सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, आपको जानकारी है कि जो हमारा संवेग होता है P, उसका जो फार्मूला होता है वो होता है m इंटू वी। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ T से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ हो गया आपका P बाई टी, और इधर हमारा हो जाएगा m इंटू वी बाई टी। इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और मैंने आपको बताया था जो हमारा त्वरण होता है मतलब एक्सेलरेशन, वो हमारा होता है डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। मतलब ये होता है दोस्तों v2 माइनस v1 अपॉन टी। तो
ये हमारा जो V/T होता है ये दोस्तों हो जाएगा A, तो M इंटू A इज इक्वल टू P/T, और M इंटू A आपको पता है दोस्तों ये होता है आपका फोर्स, इसकी वैल्यू हो जाएगी फोर्स के इक्वल, तो P/T इक्वल टू आ जाएगा F। देखिए मैं एक जनरलाइज फार्मूला बता रहा हूँ और एकदम डेप्थ में नहीं बता रहा हूँ, बस आपके न्यूमेरिकल्स निकल जाना चाहिए इस हिसाब से बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए कि मोमेंटम दे देता है और टाइम दे देता है तो फोर्स आप कैसे निकालेंगे, तो आपका ये फार्मूला उस समय बहुत काम आएगा। तो दोस्तों ये रिलेशन होता है फोर्स और मोमेंटम के बीच में। अब मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि मैंने वर्क, पावर एंड एनर्जी के जितने भी फार्मूले हैं और जो डेफिनेशन है वो सारे आपको बता दिए हैं। अब एक बार मैं आपका सारा फार्मूला रिवाइज करवा देता हूं, देन हम न्यूमेरिकल पोर्शन कवर करेंगे। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया वर्क बराबर क्या होता है। वो होता है दोस्तों F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू F इंटू डी, और अगर कहीं थीटा दिया होता है, चूँकि स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इसका जो फॉर्मूला आता है FD cos थीटा, ये हो जाता है हमारा कार्य। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे पावर। पावर हमारा होता है कार्य करने की दर, मतलब W/T, तो ये हमारा बनता है दूसरा फार्मूला। तीसरा हमने आपको बताया जो हमारा वर्क होता है वो बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी के, मतलब हाफ mv²। इसी तरीके से जो हमारा वर्क होता है वो बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी के, और वो होता है दोस्तों mgh। ये दो महत्वपूर्ण फार्मूला मैंने आपको बताया। और इसके बाद एक हमने लास्ट में फार्मूला बताया था कि अगर हमको मोमेंटम पता है तो मोमेंटम और फोर्स में क्या रिलेशन है, तो वो होता है दोस्तों P/T इज इक्वल टू F। तो देखिए मैंने इसमें आपको 5 फार्मूले बताए, उनके बारे में मैंने डेरिवेशन बताया, और इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आता है। देखिए जो भी क्वांटिटीज़ में दी हुई है, कोई 2 चीज़ दे देगा, तीसरा पूछ देगा, और किसी में अगर 4 क्वांटिटी है, 4 वेरिएबल्स हैं, तो कोई 3 देगा और चौथा पूछ लेगा। तो इसमें यही रिलेशन चलता है। तो दोस्तों ये था हमारा वर्क, पावर एंड एनर्जी, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। और इसके बाद अब हम न्यूमेरिकल पोर्शन को कवर करेंगे। तो अगर आपको कहीं डाउट है या लगता है कि कुछ पूछना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपकी समस्या को सुलझाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।